अखिल भारतीय सहजैविक प्रमुख ठाकुर धर्मपाल जी, मेरठ प्रांत के सम्मानीय प्रांत अध्यक्ष आदरणीय हरवीर सिंह जी, महामंत्री सिराज सिंह जी, हमारे सहयोगी क्षेत्र के संगठन मंत्री आदरणीय सोनपाल जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, ज्यादा बुद्धिमान तो मैं हूं नहीं। कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच में कहूंगा। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के जीवन के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी ने विस्तृत रूप से उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में हम सबके बीच में अपना विषय रखा था। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी की जीवन की कुछ विशेषताएं हैं, तो उनके जीवन की विशेषताओं के बारे में आदरणीय आलोक जी हम सबके बीच में रख करके गए। फिर ठेंगड़ी जी ने अपना एक विचार दिया है इस देश को, चाहे वो मजदूरों के लिए दिया हो, चाहे वो किसानों के लिए दिया हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में दिया हो। हम सबके सामने उनके जीवन में कितनी पुस्तकें लिखी हैं, भारत के बाहर की यात्राएं हों, बचपन में उन्होंने क्या किया, ये सारा विषय आया है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना से लेकर के स्वदेशी जागरण मंच तक के कार्यक्रमों की जानकारी हम सबके बीच में रखी गई है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी की अपनी एक सोच थी, अपना एक विचार था। वो कहते थे, जब मजदूर संघ की स्थापना हुई तो सामान्यतः जो जिनके लिए काम करता है वो उनकी भाषा बोलता है। जो मजदूरों के लिए काम करेगा वो कहेगा मजदूर इकट्ठे हो, जो किसान के लिए काम करेगा वो कहेगा किसान इकट्ठे हो, जो विद्यार्थियों के लिए करेगा वो कहेगा विद्यार्थी इकट्ठे हो, राजनीतिक लोग काम करते हैं वो कहते हैं हमारे साथ इकट्ठे हो। पर ठेंगड़ी जी अलग भाषा में बोलते थे। हमारे शब्द बहुत सरल हैं, किसान हूं इसलिए सीधी सादी बात करूंगा आपसे। लोग कहते हैं मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ऐसे बाकी संगठन कहते थे। और ठेंगड़ी जी ने कहा मजदूरों दुनिया को एक करो। ये हमारी सोच है। मजदूरों एक केवल मत हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नहीं, मजदूरों दुनिया को एक करो। तो एक बार में हम समझ सकते हैं कि ठेंगड़ी जी का दर्शन क्या था और भारतीय सोच क्या है। क्योंकि ठेंगड़ी जी के अंदर जो था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण था। ठेंगड़ी जी के जो विचार थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी का उनके जीवन में प्रभाव के कारण था। मजदूर संघ की स्थापना हो, भारतीय किसान संघ की स्थापना हो, तो लोग कहते थे चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन हमारी भाषा अलग है। हम कहते हैं जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। हम कहते हैं देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। यह नहीं कहा कि अपने भंडार भरेंगे। स्वदेशी जागरण मंच की बात हो, आज तो व्यक्ति पढ़ लिख जाए, यदि उसने अंग्रेजी बोलना नहीं शुरू किया तो लोग समझेंगे कम पढ़ा लिखा है, और अंग्रेजी भले ही नहीं आती और बोले तो समझेंगे कि पढ़ा लिखा है। व्यक्ति की पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ उसके रहन सहन में अंतर आ जाता है, उसके खान पान में अंतर आ जाता है, उसके पहनावे में अंतर आ जाता है। ठेंगड़ी जी कहते थे आप पढ़े हैं तो देश के लिए पढ़े हैं, आपके ऊपर दूसरी भाषा का, दूसरे पहनावे का, दूसरे रहन सहन का, खान पान का प्रभाव नहीं आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
किसी भी स्थिति में विदेशी का प्रयोग नहीं करूंगा। विदेशी की होलियां जलाई हैं हमने। जब वे इस बात को कहते थे तब वे स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से कहते थे कि भाषा, भूसा और भोजन के नाम पर हम अपनी आजादी को दांव पे नहीं लगा सकते। पर आज शिक्षा के नाम पर कहीं हम भाषा की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पर कहीं हम वेशभूषा को बदल रहे हैं, और शिक्षा के नाम पर कहीं हम अपने खान पान को बदल रहे हैं। हमारे जो रीति रिवाज हैं संस्कृति के आधार पर, वो जन्म से लेकर के और विवाह तक और इसके आगे तक भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर शिक्षा का ऐसा प्रभाव आ रहा है कि हम उसको बदल रहे हैं। ठेंगड़ी जी कहते थे केवल स्वदेशी पर भाषण मत दो। वे कहते थे केवल स्वदेशी की वस्तु का प्रयोग करना ही स्वदेशी नहीं है। भाषा, भूषा और भोजन, इन सब में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात होती है और स्वदेशी की बात होती है, तो हम शून्य से लेकर शिखर तक स्वदेशी की बात करने की कोशिश जो करते हैं वो व्यवहार में भी दिखना चाहिए, सबके व्यवहार में दिखना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कहा कि चाय पीना बंद करो और अच्छा भाषण देने के बाद कहा कि एक कड़क चाय पिलाओ। बोले आप तो मना कर रहे थे कि चाय नहीं पीना चाहिए। बोले अगली सभा में बोलना है इसलिए चाय की जरूरत है। तो ऐसे भाषण की जरूरत नहीं है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी का मजदूरों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में और स्वदेशी के क्षेत्र में स्पष्ट मत था। कई किताबों के माध्यम से, कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने पूरे समाज को भी संबोधित किया है और मजदूर किसान को भी संबोधित किया है, और आज एक संगठन के रूप में हमें पूरे देश में दिखाई देता है। बंधुओं, कार्यकर्ता के संदर्भ में वो क्या कहते थे? कार्यकर्ता मतलब केवल संगठन का काम करने वाला व्यक्ति नहीं। कार्यकर्ता का मतलब होता है जो समाज का नेतृत्व करता है, वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला। एक मिनट भैया, जो समाज का नेतृत्व करता है। वो कहते थे कि नेता कैसा होना चाहिए। नेता का मतलब राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नेतृत्व करे सो नेता। वो नेता के संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए कहते थे कि भगवान राम का जीवन सबके सामने आप सबने देखा है। हम लोगों ने रामलीला के माध्यम से और रामायण सीरियल के माध्यम से, और अपना हिंदुस्तान तो वो है जहाँ गांव गांव में रामलीलाएं होती थी और सावन के महीने में रामचरितमानस के पाठ होते थे। आज भले ही थोड़े कम ज्यादा हुए, पर वो क्या कहते थे? वो कहते थे कार्यकर्ता को और समाज का नेतृत्व करने वाले जो अपने आप को मुखिया कहते हैं, चाहे वो समाज के मुखिया होंगे, जाति के मुखिया होंगे, गांव के मुखिया होंगे, प्रदेश और देश के मुखिया होंगे, उन सबके लिए स्पष्ट उनका कहना था कि राम का जीवन देखो। तो राम का जीवन कैसा था? राम का जीवन बहुत सामान्य है। राम सब कुछ है, राम क्या नहीं कर सकते? राम चाहते हैं तो लक्ष्मण को शक्ति लगती क्या? और राम चाहते तो लक्ष्मण मूर्छित होते क्या शक्ति लगने के बाद भी? यदि राम चाहते तो संजीवन की क्या हनुमान जी को जाने की जरूरत पड़ती? पर राम जो राजा है, हम जानते हैं फलों का राजा कौन है? आम है। जो आम है वही राजा है, और जो राजा है उसे आम रहना चाहिए। यदि व्यक्ति को जीवन भर जिसको राजा रहना है उसे आम रहने की जरूरत है। पर आज समाज में क्या मिलता है? आम जब राजा हो जाता है तो वो राजा आम से कट जाता है। आम जब राजा हो जाता है तो वो राजा आम से दूर हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी वो आम भी हो जाता है। जो राजा आम से कटता है वो फिर दोबारा राजा। तो राजा का काम केवल आम होना नहीं है। लोकतंत्र में राजा को आम जन की सोचने की आवश्यकता भी है, और सोचना नहीं है तो आम के हिसाब से उसे नीति बना करके धरातल पर उतारने की भी आवश्यकता होती है। यह कहते थे ठेंगड़ी जी। और जब ठेंगड़ी जी ये कहते थे तो अटल जी की सरकार के समय में जिस WTO की बात आ रही है, दिल्ली में संसद के सामने मंच गाड़ करके अटल जी की सरकार के खिलाफ भाषण देने की वो हिम्मत भी रखते थे। लोग कहते हैं आपकी विचारधारा तो एक ही है, पर आम और राजा का मतलब क्या है? राम रुदन कर रहे हैं, राजा होते हुए भी रुदन कर रहे हैं। और जब राजा आम बन के सामान्य हो जाता है तो सामान्य जन में से जामवंत जैसे लोग कहते हैं कि आप रुदन क्यों कर रहे हो, आपके पास तो हनुमान है।
और जब राजा आम होकर के काम करता है तो समाज के जो प्रबुद्ध बुजुर्ग कहो अथवा प्रबुद्ध जन कहो अथवा प्रमुख जन कहो, वो ढांढस भी बनाते हैं और समाज में से ही हनुमान खड़े होते हैं जो संजीवनी ला करके समाज को जीवित भी कर देते हैं। मूर्छित समाज को जीवित करके कालनेम जैसे भ्रमजाल को तोड़ करके आम जन को, आम समाज को, मूर्छित समाज को, लघु समाज को जीवित करके पुनः उस आतताई शक्ति का विनाश करने के लिए सक्षम बना देते हैं। आवश्यकता है राजा को आम होने की, तो कार्यकर्ता को कभी राजा होने की जरूरत नहीं है। वो आम बन के जिए, आम जन के साथ सामान्य जीवन बन के जिए। ये ठेंगड़ी जी कार्यकर्ता के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा करते थे। और इसलिए भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान संघ की प्रेरणा से काम करने वाले जितने भी लोग हैं, केवल उनके ही लिए नहीं, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसका तो लाइव भी हो रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, और राजनीतिक दलों के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। ये दृष्टि आज जब चारों तरफ डालते हैं तो देखते हैं जिन लोगों को एक निश्चित समय में धूल से दिक्कत नहीं होती, एक निश्चित समय के बाद उन्हें धूल से दिक्कत होने लगती है। तो ये भी ठेंगड़ी जी जब भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री थे, वो महाराष्ट्र के, और भंडारा सीट से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। सभी विपक्षी दलों का एक ही प्रत्याशी था, बाबा साहब अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर के नजदीक रहते हुए उनके निर्वाचन के, ये आज क्या बनाते हैं, निर्वाचन का प्रमुख जो बनाते हैं ना, अपना प्रतिनिधि जो बनाते हैं वो, हाँ, तो वो चुनाव प्रभारी, तो वो ठेंगड़ी जी थे। तो ठेंगड़ी जी ने सभी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने एक दिशा दी है। आज जो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष का समापन है, इसका विधिवत उद्घाटन 10 नवंबर 2019 को नागपुर में पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के द्वारा विधिवत संपन्न हुआ था। कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ था, पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम करने की इच्छा थी, लेकिन कोरोना के कारण और वो सारे कार्यक्रम हम उस प्रकार से नहीं कर पाए। उसका विधिवत समापन अभी 6 अक्टूबर को कोटा में, क्योंकि कोटा से भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई थी, पूजनीय मोहन राव भागवत जी के द्वारा वहां विधिवत उसका समापन हो चुका है। 10 नवंबर 2020 को दिल्ली में एक छोटा सा कार्यक्रम करके कोविड के कारण और उसका समापन करेंगे। अपने मेरठ प्रांत का भी उद्घाटन कार्यक्रम हम लोगों ने हसनपुर में किया था, ऐसा ही है ना, हसनपुर में किया था 19 जनवरी को। और आज हम अपने मेरठ प्रांत के 6 नवंबर को और 2 नवंबर को यहाँ कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं। बंधुओं, मेरठ प्रांत के कार्यकर्ताओं को और सभी सामाजिक सहयोगी बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। कोविड के चलते भी मेरठ प्रांत ने बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम किए हैं। मुझे लगता है कुछ कार्यक्रम तो, मेरठ के 2 कार्यक्रम तो मुझे ऐसे स्मरण हैं जो देश में एक चर्चा का विषय हैं। एक चर्चा का विषय संघ में है और एक चर्चा का विषय देश में बनाया है हमने। परिवार बैठक की थी, हम बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में ही परिवार के लोगों को बैठक की थी। मुझे लगता है 1 से 1,500 परिवारों के आसपास, और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर में बैठक की। जब पूजनीय सरसंघ चालक जी को हमने ये बताया तो उन्होंने कहा कि सब समझाइए कैसे किया था। तो सरसंघ चालक जी के सामने मुझे विषय रखने का अवसर भी मिला। और अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती को वैसे ही हम लोग बैठे हुए थे मेरठ में कुलदीप जी के ऑफिस में, तो मैंने कहा माननीय धर्मपाल जी से, हरवीर जी और राज सिंह जी सब लोग कार्यकर्ता थे कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म है, वो भी तो याद करना चाहिए। केवल एक ही याद करते रहते हो, तो क्यों ना जय जवान जय किसान करके कोई कार्यक्रम हो जाए। और वहीं से रूपरेखा बनी। तो 2 अक्टूबर को जैविक खेती करने वाले जिन किसान बंधुओं का हमें स्वागत करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे ही एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया था। मुझे लगता है 700 से अधिक गांव में वो देखा गया और 450-500 किसान उसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे। मैं धन्यवाद दूंगा, और धन्यवाद देने के साथ साथ इस जन्म शताब्दी वर्ष की जो थीम है, मूल जो हमें साल भर चलानी थी, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त बात करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है और आज थोड़ा बोलने की स्थिति में भी मन नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में ही जिस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी है केलकर जी को, उनके साथ में 25 साल था
और 25 साल रहने के बाद भी उनके अंतिम कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुझे मना किया गया, क्योंकि संगठन के कार्यक्रम लगे हुए थे, मुझे उनमें रहने के लिए बोला गया, तो मैं वहां था। तो थोड़ा मन भी वैसा हो रहा था, पर संगठन की व्यवस्था है। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आकर्षित करना चाहूंगा ध्यान उस ओर। इस वर्ष हम 3 विषयों को लेकर के चल रहे थे, जो हमें समाज के सामने, बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, सबके सामने रखने थे। उनमें से एक जो मूल विषय है, विकास की अवधारणा। विकास किसको कहते हैं? विकास क्या बड़े पक्के भवन बन जाने को कहते हैं? विकास क्या सड़क बन जाने को कहते हैं? विकास क्या बड़े बड़े अच्छी महंगी गाड़ियां सड़क पर घूमने लगे तो उसको विकास कहते हैं? जैसे एक गांव में रहने वाला व्यक्ति 25 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद शहर में जाता है तो कहता है ना, अरे बड़ी चकाचौंध है साहब, बहुत बदल जाता है, गाड़ियां बदल जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बदल जाती हैं, रोड चौड़ी हो जाती हैं। तो क्या केवल यही विकास है? छोटी सी कुछ बात कहता हूं। विकास की जो अवधारणा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विकास बहुत इधर उधर दाएं बाएं जिनके लिए विकास करते हैं उनसे कहीं वो लोग जिनके लिए विकास हो रहा है वो कहीं उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हो, उनको वो लाभ नहीं पहुंचता हो। तो एक उदाहरण मुझे ध्यान में आता है। एक बालक था, खेल रहा था, दौड़ते हुए आया अपनी दादी के पास। उसने दादी से कहा कि दादी, खेलते में मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, इस बटन को लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे दिखता कहाँ है जो बटन लगा दूं, सुई में धागा कौन डालेगा? बोले, सुई में धागा मैं डाल देता हूं, मैं दौड़ के आता हूं खेल करके, तब तक मेरा बटन लगा दो। तो सुई में धागा डाल करके और दादी के हाथ में बटन दे करके वो दौड़ने चला गया। अब उसका जाना हुआ और दादी के हाथ से बटन का गिरना हुआ। अब वो बटन को वहां ढूंढ रही थी, ये खेल के आया, दादी मेरा शर्ट सही हो गई, बटन लग गई। बोले, बेटा वो बटन गिर गया, मिल नहीं रहा है, अंधेरा है। बोले, दादी यहाँ बटन कहाँ ढूंढ रही हो? वहां चलो ना, फलाने की दुकान, सेठ की दुकान पे बल्ब जल रहा है, बटन वहां देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि विकास की आवश्यकता यहां है और विकास कहीं और कहीं ढूंढ रहे हो? यह भी सोचने की जरूरत है। आज जिस जीडीपी की बात होती है, बड़ी चर्चा है, 23.6 जीडीपी डाउन गई है, माइनस गए, बड़ी चर्चा है। पर इस बात की ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोविड काल में देश में खेती के क्षेत्र में 3.26 जीडीपी हम बढ़े हैं, इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हो आप। और 3.26% जीडीपी बढ़ी है। यह जीडीपी कितने लोगों के द्वारा है? 56% लोगों के द्वारा। तो 3.26 का लाभ 56% को होता है। उसकी चर्चा सरकार और पत्रकारों, मीडिया बंधुओं में नहीं है। चर्चा किसकी है? तकनीकी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में 10% लोग 10% जीडीपी की बढ़ोतरी कर भी देंगे तो 10% लोगों के लिए होगी, तो लाभ सीमित लोगों के लिए है। लेकिन खेती की जीडीपी का लाभ कम है पर ज्यादा लोगों के लिए है। इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? ठेंगड़ी जी कहते थे, मैं कोई बात ठेंगड़ी जी के मुंह से निकाल नहीं रहा हूं, ठेंगड़ी जी के भाषण सुना सकते हैं। ठेंगड़ी जी कहते थे कि अभी तक तुम व्यापारियों की चर्चा करते आए हो, अभी तक तुम बजट के पहले फिक्की जैसी संस्थाओं को बुलाते आए हो, एक बार किसानों को बुला के तो देखो, एक बार किसानियों की नीतियां बनाते समय किसान को बुला के तो देखो। और जिस जोर से गर्जना करके आप घोषणा करते हो, एक 5 सूत्री कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए केवल खेती और किसानी के लिए बनाइए, आपको दूसरे कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हर आपात स्थिति से उठा करके किसान लेके जाएगा, और लेके गया कहीं नहीं कोविड काल में। इस कोविड काल में जो आपने 1 रुपए 2 रुपए किलो और फ्री में गेहूं और चावल दिया है, वो आया कहां से? अरे उसी फ्री में 1 रुपए 2 रुपए के किलो के चक्कर में हमारा गेहूं 1500 और धान 1000-1200 बिक रहा है, सबके घरों में भरा हुआ है। ये किसने झेला है? इस किसान ने झेला है। तो इस देश की जीडीपी में खेती का जो योगदान है वो सबके सामने उजागर और धन्यवाद होना चाहिए उसका, किसान का। पर आज ये नहीं होता। देश में कुल किसानों की जो संख्या है उसमें 86% किसान लघु किसान है, छोटे किसान हैं। उन छोटे किसानों की योजनाओं का कोई काम नहीं होता। वो छोटा किसान को खुले बाजार की आवश्यकता नहीं है। छोटे किसान को तो आप फ्री में बिजली दे सकते हो क्या, या उसने जो पैदा किया है उसे लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य लेकर के दे सकते हो तो उसका लाभ होगा, बाकी योजनाओं को उसका लाभ होने वाला नहीं है। और इसलिए
श्रद्धेय ठेंगड़ी जी कहते थे कि विकास की अवधारणा आपकी क्या होना चाहिए, विकास का तरीका क्या होना चाहिए। आप एसी में बैठ करके, दिल्ली और राजधानी लखनऊ में बैठ करके जिन लोगों ने खेत और खलियान देखा नहीं, वो खेती और किसानी की योजना बनाएंगे तो कैसे काम होने वाला है। और इसलिए मैं तो अर्थशास्त्र भी पढ़ा है मैंने, और हम तो कैसे अर्थशास्त्री हैं भैया, आज करके पढ़े लिखे अर्थशास्त्री तो हम हैं नहीं, हम तो कबीरदास वाले अर्थशास्त्री हैं। कबीरदास जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये अर्थशास्त्र है हमारा। हम भगवान से कहते थे, प्रभु इतना दे दो मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, दरवाजे पे कोई आ जाए वो भी भूखा ना जाए, इतना ही तो चाहिए हमको। और यही तो करता है इस देश में। कर कौन रहा है? ये केवल किसान के अलावा कोई दूसरा नहीं कर रहा। बाकी सब तो कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए मेरा घर भरा है, मैं कभी भूखा ना रहूं, दूसरा भाड़ में जाए। यही तो चल रहा है। और इसलिए अर्थशास्त्र को मानने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़े लिखे का मतलब डिग्री का विरोध नहीं कर रहा हूं। कई लोग डॉक्टरेट बैठे हैं यहां पर, कहेंगे तो आप हमको क्या कहना चाहते हैं। किताबें तो मैंने भी पढ़ी हैं, पर बहुत स्पष्ट है। आप में से जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब कभी कभी मानव विकास के सूचकांकों की चर्चा डिबेट में आती है, बड़े बुद्धिजीवी शामिल होते हैं, तो कहते हैं कि मानव विकास का सूचकांक अब इतना बढ़ गया है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मानव विकास के सूचकांक का निर्धारण कैसे करते हैं ये। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मानव का विकास हुआ है, इसके निर्धारण करने का तरीका क्या है, तब उसमें से विकास निकल के आएगा। तब मुझे नहीं मालूम ये मार्कशीट के आधार पर करते हैं, मुझे नहीं मालूम ये बड़े बड़े भवनों के आधार पर करते हैं, या शिक्षा के किस आधार पर करते हैं मुझे पता नहीं। पर मेरा ये सुझाव जरूर है, आप सब लोगों के माध्यम से भी आवाज पहुंचना चाहिए समाज के बीच में, और पत्रकार बंधु भी बैठे हैं और समाज के लोग भी, ये प्रचार होना चाहिए। यदि बात सही है कि जब आप विकास के बारे में विचार करते हैं तो आपको वहां रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव, वहां की जलवायु, वहां के मनुष्य का नेचर, वो की मेहनत कितनी करता है, वहां की जमीन की स्थिति, हर एक व्यक्ति के स्वभाव का अलग अलग रहता है। अब मेरठ में आओ तो अलग स्वभाव है, आप गोरखपुर में चले जाओ अलग स्वभाव है। कल मैं आजमगढ़ में था तो मुझे मालूम है कि आजमगढ़ में कैसे खाते हैं, और हम यहाँ आए तो कैसे खाते हैं। वहां तो आपने फीकी चाय बोली तो मिल जाएगी, यहाँ तो लड्डू के साथ चाय पी लेते हैं। तो अब यहाँ के व्यक्ति के हिसाब से यदि वहां हम विकास करेंगे तो दिक्कत आएगी, और वहां के हिसाब से हम यहाँ विकास करेंगे तो दिक्कत आएगी। और इसलिए जब मानव विकास के सूचकांकों की बात होती है तो वहां की जलवायु, वहां के नेचर और वहां के कल्चर, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी रीति रिवाज हैं, उनको आधार बना करके जब हम विकास की बात करते हैं तो वास्तव में ये आम जन तक पहुंचता है और देश का विकास भी होता है। तो विकास के संदर्भ में छोटी सी मैंने झलक दी है, और भी बातें कही जा सकती थी, पर छोटी छोटी कुछ बातें कहकर के मैं अपने कथन को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। हमने वर्ष भर कार्यक्रम किए हैं और छोटे-छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में जागरण का काम भी किया है। आज जब हम समापन वर्ष के समापन इस कार्यक्रम का कर रहे हैं, वास्तव में ये समापन नहीं है, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के संगठन के और विस्तार देने की एक शुरुआत है। ये उनके जीवन के 100 वर्ष के पूर्णता है, पर हमारे लिए तो और कार्य विस्तार की आवश्यकता है। आज भारतीय किसान संघ पूरे देश में कहीं कम ज्यादा करके, पर जानते सब हैं हर जिले में, कहीं कम जानते हैं कहीं ज्यादा जानते हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में किसान संघ के अलावा भी दूसरे लोग आए हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि इसमें जरा जुड़िए। अगर समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो, आप चाहते हैं कि लघु किसान का उत्थान हो, आप चाहते हैं कि सामाजिक उत्थान हो, आप चाहते हैं कि जीडीपी में किसान का योगदान हो, खेती किसानी का, तो उसके लिए प्रकाश करने की जरूरत है। और प्रकाश दीपक से होता है। आप मुझे बताइए कि यहां एक दीपक का चित्र बना करके जगह जगह रात के अंधेरे में लगा दें तो क्या प्रकाश हो जाएगा? बोलो, दीपक के चित्र बनाकर के यदि हम लगा दें तो प्रकाश हो जाएगा? नहीं होगा। दीपक होकर के जलना होगा तो प्रकाश होगा। और इसलिए जितने लोग बैठे हैं वो भले ही किसान संघ के नहीं होंगे, पर अपने स्थान पर हमें दीपक बनने की जरूरत है। जिनकी कलम चलती है
वो इस हित में लिखें, जिन्हें मां सरस्वती का वरदान है वो इस हित में बोलें, जिनके पास समय है वो इसके लिए काम करें। और इसलिए एक अंतिम बात कह करके मैं अपने कथन को पूर्ण करूंगा। बातें बहुत कही जा सकती थी, पर मुझे गांधी जी का एक उदाहरण याद आता है। एक कमरा था, उस कमरे में एक बुजुर्ग बैठे थे। हमारे बुजुर्ग कई लोग बैठे हैं, वो समझ जाएंगे। कमरे में एक बुजुर्ग बैठे थे, उनकी गोदी में एक उनके बेटे का बोटा, क्या बोलते हैं यहाँ, नाती पोता, क्या पोता उनकी गोदी में खेल रहा था। तो कमरे में एक चित्र लगा हुआ था, उस चित्र में पैरों के निशान बने थे, और वो चित्र थोड़ी दूर जाकर के आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े, हाथ में लाठी लुए। तो किसका चित्र था वो? आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े, आंखों पे चश्मा लगाए, किसका चित्र था? गांधी जी का चित्र था। वो एक चित्र लगा था। पोते ने पूछा दादाजी से, दादाजी ये चित्र किसके, ये पदचिन्ह किसके हैं? बोले गांधी जी के। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम जमीन में चल के जाते हैं तो अपने पैरों के निशान बन जाते हैं, और अपने पीछे जो चल करके आएगा तो मेरे निशान मिट जाएंगे, जो पीछे चल करके आएगा उसके निशान बन जाएंगे। पोते ने पूछा कि दादाजी पदचिन्ह किसके हैं? बोले गांधी जी के हैं। बोले बड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। बोले क्या बताएं बेटा, अब तक इन पर कोई चला ही नहीं। तो ऐसी जयंतियां मनाने से काम नहीं होता, ऐसी कोई शताब्दियां मनाने से काम नहीं होता। और इसलिए ठेंगड़ी जी के जीवन के बारे में जितना क्षेत्र प्रचारक जी ने बोला है, कार्यकर्ता जैसी पुस्तक हो, संकेत रेखा जैसी पुस्तक हो, थर्ड वे जैसी, थर्ड वे पढ़ी जा सकती है, तीसरी रेखा को, तीसरी रास्ता, तीसरा मार्ग कोई इतनी कठिन पुस्तक नहीं है, पढ़ी जा सकती है। तीसरा मार्ग कोई उनने अलग से नहीं बताया है, उन्होंने यही कहा है कि आज जो लोग सोच रहे हैं वो स्वहिताय स्व सुखाय पर आ गए। हमको इस सोच को बदल करके स्वहिताय स्व सुखाय से सर्वे भवन्तु सुखिना तक लेके जाना है। पहले ये सर्वे भवन्तु सुखिना ही था, लेकिन शिक्षा और वातावरण के बदलने के कारण से वो सोच बदल गई है, इसको बदल के वहीं तक लेके जाना है। तो ऐसे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर मुझे कुछ संक्षिप्त बातें कहनी थी। लेकिन भारतीय किसान संघ जैविक खेती को लेकर के, किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर के, अथवा नीतिगत विषयों को लेकर के काम करता है। आप उस किसान संघ के सक्रिय कार्यकर्ता बने, और यदि सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है तो तटस्थ रह करके नहीं, थोड़ा और नजदीक आ करके किसान संघ की मदद करें। मुझे लगता है अगर हमने ये सब किया तो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के मनाने का हेतु भी पूरा होगा, और ठेंगड़ी जी जहां होंगे वहां बैठे बैठे वो खुश भी होंगे कि हमारा काम भली भांति चल रहा है। किसी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि मना लेना ही पर्याप्त तो नहीं होता, उसने अपने जीवन में जो किया है उसको अपने जीवन में उतारते हुए 4 कदम उस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है उसके जीवन की सार्थकता होती है, और उसके ही जीवन की सार्थकता नहीं होती है, अपने भी जीवन की सार्थकता होती है। मनुष्य का जन्म मिलकर के और इस दिशा में हम लोग सोचना शुरू कर दें, उस दिशा में चलना प्रारंभ करें, मुझे लगता है यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके जीवन को होगी। एक संक्षिप्त अपनी बात कह करके मैं अपना कथन पूर्ण करता हूं। आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।